हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुलदीप एजुकेशन पॉइंट। तो फ्रेंड्स, ये हमारे प्राचीन इतिहास की क्लास 51 है और आज इस क्लास में हम हमारा नया टॉपिक जो है गुप्त साम्राज्य उसको स्टार्ट करेंगे। हमने अपने प्रीवियस क्लास में कुषाण वंश के बारे में पढ़ा था और कुषाण वंश के अधीन ही गुप्त साम्राज्य मतलब गुप्त साम्राज्य की शुरुआत हुई थी। तो जो गुप्त साम्राज्य की शुरुआत हुई थी वो श्रीगुप्त के द्वारा 275 ईस्वी में हुई थी, परंतु उस समय श्रीगुप्त या गुप्त साम्राज्य स्वतंत्र रूप से नहीं था। स्वतंत्र जो शासक बना था वो था चंद्रगुप्त प्रथम 319 ईस्वी में। तो हमें गुप्त साम्राज्य के जो स्रोत हैं उनके बारे में स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहले जो स्रोत आते हैं वो हमें दो तरीके से हैं। एक तो है हमारा साहित्यिक स्रोत और दूसरा है हमारा पुरातात्विक स्रोत। जो हमारा साहित्यिक स्रोत है वो है हमारे विष्णु पुराण। विष्णु पुराण से हमें गुप्त साम्राज्य की जानकारी मिलती है। वायु पुराण, मृत्स्य पुराण, ब्राह्मण पुराण और ब्राह्मण पुराण में उल्लेख है। तो ये हैं हमारे पुराण जिनसे हमें गुप्त साम्राज्य की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा विशाखदत्त। और विशाखदत्त के द्वारा ग्रंथ और नाटक लिखे गए थे और इन्हीं ग्रंथ और नाटकों में हमें गुप्त साम्राज्य की जानकारी मिलती है, जो है हमारे देवी चंद्र गुप्तम, जो एक नाटक था जिसकी रचना विशाखदत्त ने करी थी, और दूसरा है हमारा मुद्रा राक्ष ग्रंथ। तो इन दोनों ग्रंथों से हमें गुप्त साम्राज्य की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शूद्रक द्वारा रचित मिर्ज कटिकम पुस्तक। मिर्ज कटिकम पुस्तक से भी हमें गुप्त साम्राज्य की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वात्स्यायन द्वारा रचित कामसूत्र ग्रंथ से भी हमें गुप्त साम्राज्य की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जब चीनी यात्री फाहियान और एक चीनी यात्री हैंसांग भारत में आए थे, तो उनकी जो विदेशी यात्रा थी या उनके द्वारा जो किताबें लिखी गई थी उन किताबों से भी हमें गुप्त साम्राज्य की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा किशोरिका योवजिका द्वारा रचित कीर्ति कौमुदी महोत्सव एक नाटक था और इसमें भी हमें गुप्त साम्राज्य की जानकारी मिलती है। और इस नाटक में ये बोला हुआ था कि जो गुप्त शासक या गुप्त साम्राज्य था, गुप्त शासक थे, वो शूद्र जाति के थे, मतलब निम्न जाति के थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कालिदास के द्वारा रचित ग्रंथ और पुस्तकों में कालिदास के द्वारा जो किताबें और जो ग्रंथ रचे गए थे उनमें भी हमें गुप्त साम्राज्य की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि गुप्त साम्राज्य के दौरान जो बहुत सारी साहित्य, धार्मिक, ऐतिहासिक एवं समकालीन वैज्ञानिक ग्रंथ लिखे गए थे, उन ग्रंथों से भी हमें गुप्त साम्राज्य की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि देवी चंद्र गुप्तम ग्रंथ है और इस ग्रंथ के द्वारा हमें गुप्त साम्राज्य की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमें कि मंजूश्री मूलकल्प ग्रंथ में हमें गुप्तों को क्षत्रिय व कहीं शूद्र भी कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि मान्य मत में कि सभी के मत के अनुसार ये कहा जाता है कि जो गुप्त शासक थे वो क्षत्रिय थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कौशल, मध्य प्रदेश में है और कौशल राजा शिवगुप्त के सिरपुर प्रशस्ति में इन्हें चंद्रवंशी भी कहा गया है। दोबारा से देखिए कि कौशल मध्य प्रदेश का ये राजा था शिवगुप्त, और शिवगुप्त की सिरपुर प्रशस्ति में जो गुप्त वंश है इनको, गुप्त शासकों को चंद्रवंशी भी कहा गया है।
फिर आते हैं, तो ये थे हमारे साहित्यिक स्रोत और अब है हमारे पुरातात्विक स्रोत जिनसे हमें गुप्त साम्राज्य की जानकारी मिलती है। तो हमारे पुरातात्विक स्रोत हैं, पहला पॉइंट है हमारा कि समुद्रगुप्त का जो प्रयागप्रस्ती लेख था, समुद्रगुप्त का जो प्रयागप्रस्ती लेख था, प्रयागप्रस्ती लेख से भी हमें गुप्त साम्राज्य की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि चंद्रगुप्त द्वितीय के उदयगिरी, चंद्रगुप्त द्वितीय के उदयगिरी क्षेत्र से एक अभिलेख या गुहालेख प्राप्त हुआ था और इस गुहालेख से भी हमें गुप्त साम्राज्य की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि चंद्रगुप्त द्वितीय के मेहरौली का लौह स्तंभ से भी हमें जानकारी मिलती है। जो मेहरौली दिल्ली में है, इसमें लौह स्तंभ बनवाया गया था चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा और उससे भी हमें गुप्त साम्राज्य की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि सिकंदगुप्त के भीतरी अभिलेख से भी हमें गुप्त साम्राज्य की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख, जो गिरनार क्षेत्र में है, गुजरात में है जूनागढ़ अभिलेख, इस जूनागढ़ अभिलेख से भी हमें हमें गुप्त साम्राज्य की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि दामोदरपुर में ताम्रपत्र लेख से भी हमें गुप्त साम्राज्य की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि गुप्त साम्राज्य के जो शासक थे, उन शासकों के द्वारा जो सिक्के जारी किए गए थे, मंदिरें बनवाई गई थे और स्मारकों का जो स्मारक बनवाए गए थे, उनमें जो उल्लेख मिलता है, उस उल्लेख से भी हमें गुप्त साम्राज्य की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जो गुप्त साम्राज्य था, गुप्त साम्राज्य का अनेक इतिहासकारों के द्वारा अपने मत हैं कि गुप्त साम्राज्य अलग अलग क्षेत्रों से था, परंतु जो मान्य मत है, उस मान्य मत के अनुसार गुप्त साम्राज्य का जो उदय हुआ था वो प्रयाग, इलाहाबाद के निकट कौशाम्बी में हुआ था। तो ये थे हमारे स्रोत, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। नेक्स्ट है हमारा गुप्तों का निवास स्थान, मतलब अनेक इतिहासकार व कुछ अभिलेखों के द्वारा भी ये उल्लेख मिलता है या ये जानकारी मिलती है कि गुप्तों का निवास स्थान कौन सा था। जैसे पहला पॉइंट आता है हमारा प्रयागप्रस्ती। समुद्रगुप्त के प्रयागप्रस्ती के अनुसार इनका निवास स्थान प्रयाग और अयोध्या के बीच का बताया जाता है। दोबारा से देखिए कि समुद्रगुप्त के द्वारा जो प्रयागप्रस्ती लेख था, उसके अनुसार जो गुप्त साम्राज्य का निवास स्थान बताया जाता है, वो बताया जाता है हमें प्रयाग और अयोध्या के बीच का। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि केपी जायसवाल इतिहासकार के अनुसार जो गुप्त साम्राज्य था या गुप्त शासक थे वो पंजाब के थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा डॉक्टर वासुदेव और जी एलन के अनुसार गुप्तों का जो उद्गम हुआ था वो हुआ था पंजाब से। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि डीसी गांगुली के अनुसार गुप्तों का जो उद्गम हुआ था वो हुआ था बंगाल और मगध से माना जाता है। और हेमचंद राय के अनुसार, हेमचंद राय इतिहासकार थे और हेमचंद राय के अनुसार जो मगध शासक थे वो जो गुप्त शासक थे वो मगध क्षेत्र से थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि SR गोयल के अनुसार जो गुप्त शासक थे वो पूर्वी उत्तर प्रदेश से उद्भव हुए थे, मतलब पूर्वी उत्तर प्रदेश के वो थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि मान्य मत के अनुसार जो सभी इतिहासकारों का जो मत था, उस मत के अनुसार जो गुप्त साम्राज्य है, गुप्त साम्राज्य के शासकों का उद्गम जो स्थान माना जाता है वो बंगाल और पूर्वी उत्तर प्रदेश माना जाता है। तो सामान्य मतलब
मान्य मत के अनुसार जो गुप्तों का जो स्थान था वो था बंगाल और पूर्वी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट आता है हमारा कि उत्पत्ति कहां से हुई थी। मतलब हमारे हमने देखा था कि 4 वर्ण व 4 जाति का उल्लेख हुआ था ऋग्वेद में। ऋग्वेद में 4 वर्ण का उल्लेख हुआ था और ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो 4 वर्ण थे वो थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो अनेक इतिहासकारों के अनुसार जो गुप्त शासक थे उन्हें निम्न निम्न वर्ण का बताया हुआ है। जैसे सबसे जो श्रेष्ठ वर्ण था वो था हमारा ब्राह्मण वर्ण। और कुछ इतिहासकारों के अनुसार जैसे हेमचंद राय चौधरी, सिकंद पुराण, पूर्ण ताम्रपत्र, इनमें जो गुप्त शासक थे गुप्त शासक को ब्राह्मण वर्ग का बताया गया है। सिकंद पुराण में भी ब्राह्मण ग्रंथ का बताया हुआ है, पूना ताम्रपत्र में भी, और हेमचंद राय चौधरी के द्वारा भी ब्राह्मण वर्ण का बताया हुआ है। नेक्स्ट आता है हमारा क्षत्रिय। क्षत्रिय वह वर्ण था जो राजा की मतलब जो युद्ध लड़ते थे, जो क्षत्रिय मतलब जो सेना में भर्ती होते थे, जो राजा की रक्षा करते थे। और क्षत्रिय वर्ण का बताया है सुधाकर चट्टोपाध्याय, रमेश चंद्र मजूमदार, गौरीशंकर और हीराचंद ओझा। तो इन इतिहासकारों के अनुसार जो गुप्त शासक थे वो क्षत्रिय वर्ग के थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि कुछ इतिहासकारों ने गुप्त शासकों को वैश्य वर्ण का बताया हुआ है, जो सेवा मतलब जो किसान होते थे वो, जैसे रामशरण शर्मा, रोमिला थापर, एएस अल्तेकर, एलन एसके आयंगर। तो इन इतिहासकारों के अनुसार जो गुप्त शासक थे वो शूद्र वो वैश्य वर्ण के थे। नेक्स्ट आता है हमारा निम्न जाति या फिर शूद्र। और शूद्र जो थे वो इन तीनों वर्णों की सेवा करते थे, ये दास के रूप में काम किया करते थे प्राचीन समय में। तो काशी प्रताप जायसवाल कुमुदी महोत्सव में जो गुप्त वंश था, गुप्त वंश को शूद्र वर्ण या फिर निम्न जाति का बताया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि चंद्रगोमिन के चंद्र व्याकरण में यह उल्लेख मिलता है कि गुप्त शासक जाट थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, तो ये थे हमारे गुप्त साम्राज्य के स्रोत, गुप्त साम्राज्य के निवास स्थान और गुप्त साम्राज्य की उत्पत्ति कहां से हुई थी अनेक इतिहासकारों के अनुसार। तो जब हमारा कुषाण वंश चल रहा था तो कुषाण वंश के बाद अनेक वंश की स्थापना हुई थी और उनमें से ही एक वंश था हमारा मुरुंडो। ये कहा जाता है कि सुधाकर चट्टोपाध्याय जो इतिहासकार थे, सुधाकर चट्टोपाध्याय इतिहासकार के अनुसार मगध में एक वंश चल रहा था जो था हमारा मुरुंडो और मुरुंडो का शासन था। और ये कहा जाता है कि जो श्रीगुप्त शासक था, जो मतलब जिन्होंने गुप्त वंश की स्थापना करी थी, श्रीगुप्त शासक और उनके पुत्र घटोत्कच, ये दोनों शासक ही मुरुंडो वंश के अधीन में रहते थे और ये मुरुंडो वंश के अधीन थे और इनके सामंत थे, परंतु ये स्वतंत्र शासक नहीं थे। और श्रीगुप्त ने जो गुप्त साम्राज्य की स्थापना करी थी 275 ईसा पूर्व में, और श्रीगुप्त के बाद उनका पुत्र घटोत्कच शासक बना था, परंतु जो स्वतंत्र रूप से जो शासक बना था वो था चंद्रगुप्त प्रथम। और चंद्रगुप्त प्रथम जो शासक बना था वो बना था 319 ईस्वी में, और चंद्रगुप्त प्रथम को ही गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। फिर आता है हमारा गुप्त वंश का जो संस्थापक था श्रीगुप्त, और श्रीगुप्त का जो शासन बताया जाता है एनसीईआरटी में, वो बताया जाता है 240 ईस्वी से
280 ईस्वी तक। तो श्रीगुप्त ने जो गुप्त साम्राज्य की स्थापना करी थी वो प्रयाग के निकट कौशाम्बी में गुप्त वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि प्रभावती प्रभावती गुप्त के पूना ताम्रपत्र में श्री गुप्त को गुप्त वंश का अधिराज भी कहा गया है। मतलब कि जो श्री गुप्त शासक था इनको जो उपाधि मिली थी वो अधिराज की मिली थी या इन्हें अधिराज भी कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि चीनी यात्री के अनुसार श्री गुप्त को चे ली की तो कहा जाता था, चीनी यात्री के अनुसार। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि श्रीगुप्त ने महाराज की उपाधि धारण की थी। श्रीगुप्त को महाराज भी कहा जाता था और अधिराज भी कहा जाता था। इन्हें जो अधिराज कहा जाता था या अधिराज की उपाधि मिली थी वो प्रभावती गुप्त के पूना ताम्रलेख के द्वारा मिली थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि श्रीगुप्त ने सारनाथ में बौद्ध मंदिर बनवाया था। सारनाथ में ही महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था 5 ब्राह्मणों को और सारनाथ में ही श्रीगुप्त ने एक बौद्ध मंदिर बनवाया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि लेखों में ये उल्लेख मिलता है कि श्रीगुप्त का जो गोत्र था वो धारण था। श्रीगुप्त का गोत्र था धारण, ये हमें लेखों से जानकारी मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि ये चीनी यात्री था इत्सिंग, और चीनी यात्री इत्सिंग के अनुसार श्रीगुप्त ने मगध में और मगध में भी मृग सिखवन क्षेत्र में, दोबारा से देखिए कि इत्सिंग चीनी यात्री के अनुसार श्रीगुप्त ने मगध में और मगध में भी मृग सिखवन क्षेत्र में मंदिर का निर्माण करवाया था और इस मंदिर के लिए श्रीगुप्त ने 24 गांव दान में दिए थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि श्रीगुप्त के शासनकाल में जो मोहरें बनवाई गई थी या जो मोहरें शुरू की गई थी उन मोहरों पर 2 शब्द अंकित हुए थे और वो 2 शब्द हैं गुप्त से और श्री गुप्त से। दोबारा से ध्यान दीजिए कि वह कौन सा शासक था जिनके शासनकाल में मोहरों पर गुप्त से और श्री गुप्त से 2 शब्द अंकित थे, तो वो थे हमारे श्री गुप्त शासक। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इत्सिंग जो चीनी यात्री था, इत्सिंग ने श्रीगुप्त को चेलिकीतो नाम दिया है और इत्सिंग जो भारत में रहा था वो 671 ईस्वी से 695 ईस्वी तक रहा था और इत्सिंग के द्वारा ही, मतलब इत्सिंग ने जो अपने ग्रंथ लिखे थे या किताबें लिखी थी उनमें गुप्त साम्राज्य की जानकारी हमें मिलती है। तो ये था हमारा पहला शासक गुप्त वंश का जो था श्रीगुप्त। श्रीगुप्त की उपाधि जो थी अधिराज, महाराज और इन्हें इत्सिंग ने चेलिकीतो भी कहा था और चीनी यात्री के अनुसार श्रीगुप्त को चेलिकीतो भी कहा जाता था। हमारा जो श्रीगुप्त का जो पुत्र हुआ था, श्रीगुप्त का जो उत्तराधिकारी हुआ था वो हुआ था घटोत्कच। तो गुप्त वंश का जो अगला जो नेक्स्ट शासक बनता है वो है घटोत्कच और घटोत्कच का जो शासन चला था वो 280 ईस्वी से 319 ईस्वी तक चला था। घटोत्कच शासक का हमारा प्रथम पॉइंट है कि श्रीगुप्त शासक के बाद घटोत्कच गुप्त शासक बना था। घटोत्कच ने भी श्रीगुप्त की तरह महाराज की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि प्रभावती गुप्त के पूना ताम्रपत्र में प्रभावती गुप्त के पूना एवं रिद्धपुर ताम्रपत्र अभिलेखों में घटोत्कच को गुप्त वंश का संस्थापक कहा जाता है। दोबारा से ध्यान दीजिए कि प्रभावती गुप्त का जो पूना ताम्रपत्र था उसमें श्रीगुप्त को आदिराज कहा गया था, परंतु इसी
ताम्रपत्र में घटोत्कच को गुप्त वंश का संस्थापक कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि स्कंदगुप्त के सूपिया रीवा लेख में, स्कंदगुप्त का सूपिया लेख है, उसमें गुप्तों का जो प्रथम शासक माना गया है वो माना गया है घटोत्कच। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि घटोत्कच शासक ने गंगा घाटी में राजनीतिक महत्ता प्राप्त की थी। मतलब घटोत्कच ने गंगा घाटी के निकट राजनीतिक विद्या प्राप्त की थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि ग्रंथों के अनुसार, ग्रंथों पुराणों के अनुसार जो स्रोत मिले थे हमें, उन स्रोतों के अनुसार हमें ये जानकारी मिली थी कि श्रीगुप्त व घटोत्कच जो दो शासक थे, ये दो शासक स्वतंत्र शासक नहीं थे, बल्कि ये दोनों शासक किसी अन्य वंश के अधीन में रहते थे। कुछ सूत्रों के अनुसार श्रीगुप्त और घटोत्कच जो थे वो कुषाणों के अधीन रहते थे और कुछ ग्रंथों के अनुसार अन्य वंश के अधीन रहते थे। तो घटोत्कच का जो पुत्र हुआ था, घटोत्कच का जो उत्तराधिकारी हुआ था वो था चंद्रगुप्त प्रथम, और चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक था। और वास्तविक रूप से जो गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है वो माना जाता है चंद्रगुप्त प्रथम। और चंद्रगुप्त प्रथम का जो शासनकाल चला था वो चला था 319 ईस्वी से 335 ईस्वी तक। फर्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें कि चंद्रगुप्त प्रथम को वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि ये शासक स्वतंत्र रूप से शासक बना था और स्वतंत्र रूप से इसने गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। मतलब राजाओं का राजा, महाराजाधिराज चंद्रगुप्त प्रथम को कहा जाता था। ध्यान दीजिए कि श्रीगुप्त को महाराज की उपाधि मिली थी, घटोत्कच को महाराज की उपाधि मिली थी, परंतु चंद्रगुप्त प्रथम को महाराजाधिराज की उपाधि मिली थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि गुप्त वंश में जो सर्वप्रथम रजत सिक्के चलाए थे, चांदी के सिक्के चलाए थे, वो चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाए थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि चंद्रगुप्त प्रथम की जो शादी हुई थी, चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से शादी करी थी 305 ईस्वी में। और जब इन्होंने कुमार देवी से शादी करी थी तो इस विवाह से चंद्रगुप्त प्रथम को यह फायदा हुआ था कि उन्हें उत्तरी बिहार के वैशाली राज्य का, उत्तरी बिहार के वैशाली राज्य पर गुप्त वंश का शासन हो गया था। दोबारा से ध्यान दीजिए तो 305 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से शादी करी थी और इस शादी की वजह से गुप्त वंश का जो अधिकार हो गया था वो उत्तरी बिहार के वैशाली राज्य पर हो गया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हमें जो ये विवाह की जानकारी मिलती है, चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी के बीच में जो विवाह हुआ था उस विवाह की जानकारी हमें जो चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा सोने के सिक्के चलाए गए थे उन सिक्कों से हमें जानकारी मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि जो ये सोने के सिक्के चलाए थे इन्होंने विवाह के बाद, तो इन सोने के सिक्कों को हमें अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे विवाह प्रकार, राजा रानी प्रकार, लिच्छवी प्रकार, चंद्रगुप्त कुमार देवी प्रकार। दोबारा से देखिए कि जो सोने के सिक्के चलाए थे चंद्रगुप्त प्रथम ने विवाह के बाद, इन सिक्कों को अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे विवाह प्रकार, राजा रानी प्रकार, लिच्छवी प्रकार, चंद्रगुप्त कुमार देवी प्रकार। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि चंद्रगुप्त प्रथम ने जो अपने साम्राज्य का विस्तार किया था, मौर्य गुप्त में जो साम्राज्य का विस्तार हुआ था चंद्रगुप्त प्रथम के शासन काल में, वो हुआ था पूर्व में मगध से पश्चिम में प्रयाग तक हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि वैसे तो चंद्रगुप्त जो मान्य मत है कि चंद्रगुप्त
प्रथम का जो राज्याभिषेक हुआ था वो 319 ईस्वी में हुआ था, परंतु अलबरूनी अलबरूनी जो लेखक हैं इनके अनुसार 319 ईस्वी में राज्याभिषेक हुआ था, परंतु तिलोयती जैन मत का जो भिक्षु थे, जो अनुयायी थे, उनके अनुसार चंद्रगुप्त प्रथम का जो विवाह हुआ था वो 320 वो जो राज्याभिषेक हुआ था वो 320 ईस्वी में हुआ था। दोबारा से देखिए कि अलबरूनी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था 319 ईस्वी में, और तिलोयती जैन के अनुसार चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था 320 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि हेमचंद राय जो इतिहासकार थे, हेमचंद राय ने चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का द्वितीय शासक कहा है। हेमचंद राय ने इसलिए इन्हें द्वितीय शासक कहा है क्योंकि इन्होंने ही स्वतंत्र रूप से गुप्त वंश की स्थापना करी थी और ये किसी के भी अधीन नहीं थे, ये अपने स्वतंत्र रूप से शासन चलाते थे और इन्हें ही गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि 319 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत या वल्लभीय संवत प्रारंभ किया था। हमने अपनी प्रीवियस क्लासेज में भी देखा था कि 2 संवत और चलाए गए थे। एक चलाया गया था हमारा 98 ईस्वी पूर्व में और एक चलाया गया था 78 ईस्वी पूर्व में। 78 ईस्वी में जो 58 ईस्वी पूर्व में चला गया था ये विक्रम संवत चलाया गया था, जब उज्जैन के स्थानीय शासक ने शकों को पराजित कर दिया था। तो इस शकों को हराने की खुशी में इन्होंने 58 ईस्वी पूर्व में विक्रम संवत चलाया था और 78 ईस्वी में शक संवत चलाया गया था और ये शक संवत चलाया गया था कनिष्क के द्वारा चलाया गया था, जो कुषाण वंश का राजा था। 319 में गुप्त संवत चलाया गया था। गुप्त संवत का अन्य नाम है वल्लभी संवत और इसे चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि गुप्त राजवंश की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र बनाई गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने सिंहासन के पीछे लिच्छवी लिखवाया था। तो क्वेश्चन आएगा वह कौन सा शासक था जिसने अपने सिंहासन के पीछे लिच्छवी लिखवाया हुआ था? तो वो थे चंद्रगुप्त प्रथम और लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से इनकी शादी हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि प्राचीन भारत में सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त वंश ने ही चलाए थे। मतलब सबसे पहले जो सोने के सिक्के चलाए थे वो चलाए थे हिंदू यूनानी ने, इंडो ग्रीक ने, और सबसे शुद्ध चलाए थे कुषाण वंश ने, कनिष्क ने, और सबसे ज्यादा मात्रा में जो सोने के सिक्के चलाए थे वो चलाए थे गुप्त साम्राज्य ने, गुप्त वंश ने। और अगर गुप्त वंश में भी ये पूछ लिया जाता है कि सोने के सिक्के किसने चलाए थे, तो वो चलाए थे चंद्रगुप्त प्रथम ने। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने सिक्कों पर, जो चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने रजत और सोने के सिक्के, वह सोने के सिक्के जिनसे हमें इनके विवाह की जानकारी मिलती है, उन सोने के सिक्कों पर इन्होंने एक तरफ लक्ष्मी देवी की चित्र लगवाया था, लक्ष्मी देवी को अंकित किया था, और दूसरी तरफ इन्होंने अपनी फोटो और अपनी पत्नी कुमार देवी की फोटो चित्र लगवाया था। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारे गुप्त वंश के 2 शासक की जानकारी, जो श्रीगुप्त, घटोत्कच और चंद्रगुप्त 3 शासकों के बारे में हमने पढ़ा है। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम चंद्रगुप्त प्रथम का जो उत्तराधिकारी बनता है समुद्रगुप्त, उसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।